गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 8 की इस कक्षा में हम परमाणु संरचना पाठ में अपनी कक्षा में आगे पढ़ेंगे। आज हम परमाणु मॉडल की बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है। यह 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी, जबकि इसका नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने की थी। एक और बात जानने वाली है कि इसमें सबसे बाद में खोज न्यूट्रॉन की हुई। बहुत समय तक किसी को पता ही नहीं चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई कण होता है। क्यों? उसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। आइए चलते हैं, परमाणु मॉडल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब खोज हो गई तो हमको ये जानने की जिज्ञासा हुई कि परमाणु दिखता कैसा है, परमाणु होता कैसा है, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने परमाणु संबंधी अपनी अभिधारणा प्रस्तुत करना शुरू किया। बहुत सारे परमाणु मॉडल, बहुत सारी अभिधारणाएं आईं, लेकिन वो सिद्धांत नहीं बन सकी, वो परमाणु मॉडल का रूप नहीं ले सकी। उनमें से जो महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल हैं वो हम आपको आज की कक्षा में पढ़ाएंगे। यहाँ पर मुख्य 3 परमाणु मॉडल हैं जो आपके कोर्स में हैं, जिन्हें आपको जानना है। जिसमें पहला है सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है सर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा है वैज्ञानिक नील बोर का परमाणु मॉडल। 3 परमाणु मॉडल हैं और इसमें पहला है सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। बच्चों, दाहिनी तरफ जो पिक्चर बनी है उस पिक्चर में आप साफ देख पा रहे हैं कि एक धन आवेश का ठोस गोला है और उस गोले के अंदर ऋण आवेश धंसा हुआ है। बस यही सीधा साधा सा परमाणु मॉडल दिया था जेम्स थॉमसन ने। यह परमाणु मॉडल अत्यंत सरल था, लेकिन प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि न हो पाने के कारण इस परमाणु मॉडल का बहुत ज़्यादा समर्थन लोगों ने नहीं किया। तो जहाँ इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु 10⁻10 मीटर व्यास का एक बहुत सूक्ष्म ठोस गोला होता है, जो कि प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है। प्रोटॉनों का ये धनावेश इसमें धंसे हुए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों द्वारा संतुलित होता है, और यहाँ से ये पता चला कि परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, तो ये 2 मुख्य बिंदु इस परमाणु मॉडल के हैं। और आखिरी तीसरी बात कि थॉमसन का यह परमाणु मॉडल प्रयोगों द्वारा पुष्ट न होने के कारण इसे बहुत अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल आता है, जहाँ से सच में परमाणु की खोज हुई, वो है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड साहब ने, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने नाभिक की खोज की। कोई अगर आपसे पूछे नाभिक की खोज किसने की, तो नाम रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने नाभिक की खोज की, और फिर इनकी इस खोज को और बाकी अन्य ज्ञात तथ्यों के साथ जोड़कर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल माना गया। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया था, और यह पतली पन्नी इतनी पतली थी कि इसके तल पर केवल एक ही परमाणु की परत बची थी। रदरफोर्ड ने सोने को ही इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस धातु में घातवर्धनीयता का गुण सबसे अधिक होता है, यानी धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, और इसमें सबसे ज़्यादा सोना मतलब गोल्ड, इसमें यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है।
तो इन्होंने सोने की इस चादर को इतना पीटा कि उसकी मोटाई बहुत पतली रह गई, तकरीबन 10 की घात ऋण 4 सेंटीमीटर के आसपास ये रह गई। और ख़ास बात यह कि इसको आप ना वर्नियर कैलीपर्स से नाप सकते, ना स्क्रू गेज से नाप सकते। इन्होंने अल्फ़ा कणों की बौछार की। अल्फ़ा कण क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए। अल्फ़ा कण वास्तव में हीलियम परमाणु का नाभिक होते हैं और यह इनको सामान्यतः हम लोग अल्फ़ा रेज़ भी कहते हैं। अल्फ़ा रेज़ किसी रेडियो एक्टिव परमाणु से प्राप्त होती है और रदरफोर्ड ने यह प्रयोग रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेकर के ही किया था। अल्फ़ा कणों पर धन 2 इकाई धन आवेश होता है और इसके हिसाब में इस प्रयोग में जो प्राप्त प्रेक्षण है वो इस प्रकार हैं कि अधिकांश अल्फ़ा कण अपने मार्ग में सीधे चले जाते हैं। कुछ अल्फ़ा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और बहुत थोड़े अल्फ़ा कण ऐसे होते हैं जो सोने की पतली पन्नी को पार नहीं कर पाते हैं और अपने मार्ग में वापस आ जाते हैं। सामान्यतः अल्फ़ा कण इतनी पतली पन्नी को पार कर लेने चाहिए क्योंकि अल्फ़ा कणों की भेदन क्षमता वैसे तो सबसे कम होती है, लेकिन इतनी पतली पन्नी को उन्हें पार कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ अल्फ़ा कण ऐसे भी होते हैं जो उस पार नहीं निकल पाते। अल्फ़ा कणों को गिनने के लिए इन्होंने एक उपकरण लगाया जिसको प्रस्फुर गणित्र कहते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों से कुछ निष्कर्ष निकाले गए और यह निष्कर्ष रदरफोर्ड ने इस प्रकार निकाले। क्योंकि 99.9% अल्फ़ा कण अपने मार्ग में सीधे चले जाते हैं, इसका सीधा मतलब है कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। कुछ अल्फ़ा कण अपने मार्ग से विचलित हुए। अल्फ़ा कणों पर धनावेश होता है। हमें मालूम है कि विचलन इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिकर्षण बल लगा होगा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए बच्चों, प्रतिकर्षण मानते हुए ये माना गया कि परमाणु में कोई ना कोई धनावेशित स्थान जरूर मौजूद है। परमाणु में धनावेशित स्थान जरूर मौजूद है। इसी के साथ एक तीसरा प्रेक्षण हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत थोड़े अल्फ़ा कण हैं जो अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो जो छोटी सी जगह धनावेशित है उसका घनत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि अल्फ़ा कण अभी भी उसे पार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसका घनत्व तो अधिक है। तो इन सारी बातों को अगर अपने एक नए सिरे से जोड़कर लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार के बिंदु प्राप्त होंगे। परमाणु का केंद्र अति सूक्ष्म और धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक का घनत्व अत्यंत उच्च होता है। परमाणु का समस्त धनावेश केंद्र पर निर्भर होता है और यह केंद्र नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला। ये पहले बिंदु से ही पता चला था। तो पहले बिंदु से ये पता चला कि परमाणु का अत्यंत अधिकतर भाग खोखला है। दूसरे से पता चला कि परमाणु के भीतर कहीं कोई धनावेशित सूक्ष्म भाग है और तीसरे से पता चला कि जो धनावेशित भाग है उसका घनत्व तो अधिक है। बच्चों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए ताकि सभी को ये पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। इस वैश्विक महामारी के दौर में पढ़ाई चलती रहे, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।